हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट। ये जो टॉपिक है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट का पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नंबर ऑफ वेव्स डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। The amplitudes of superimposing waves added up as vector quantities। जो superimposing waves है उसका जो amplitudes है वो as vector quantities add होता है, as vector add होता है। So to find the resultant amplitude of a number of superimposing waves we can use the Polygon law of vectors। तो जो resultant amplitude है number of superimposing वेव्स का उसको फाइंड करने के लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर एक पॉलीगन दिया है, ये सारे वेक्टर्स जो है वो ऐड होके ये बड़ा वाला वेक्टर देगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बाकी सारे वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में होगा वो जो है ऐड करना है हमें, और रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज p waves of amplitudes or electric vector e1, e2, e3, ep and having initial phases phi1, phi2, phi3, phi-p superimposed to produce a resultant wave amplitude er। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास p waves है जिसका एम्पलीट्यूड या इलेक्ट्रिक वेक्टर है e1, e3, थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड है e3, सेकेंड का एम्पलीट्यूड है E2, P वेव का एम्पलीट्यूड है EP और उनका जो फेजेस है वो है phi1 फर्स्ट वेव का, सेकेंड का फेज है phi2 एंड P वेव का पीथ वेव का फेज है phi-p और ये सारे वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज करके हमें एक वेव देता है जिसका एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ER। For convenience, we assume E1 is equal to E2 is equal to E3 so on up to EP is equal to E and phi1 is equal to 0, phi2 is equal to phi, phi3 is equal to 2 phi so on up to phi-p is equal to P minus 1 phi। That is each wave is of same amplitude and the initial phase increases in the step of phi। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, सारे जो वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड सेम है। E1, E2, E3, EP जो है सारों का एम्पलीट्यूड E के बराबर है और ये जो इनिशियल फेजेस है वो है 0, फिर 5, फिर 2, 5, फिर P माइनस 1 5 फेजेस है। इनिशियल फेजेस उसमें फाई का डिफरेंस है, हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड फेज में फाई का डिफरेंस है, सेकेंड और थर्ड फेज में भी फाई का डिफरेंस है एंड सो ऑन। फिगर फर्स्ट शोज द पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स फॉर सच अ केस और यहाँ पर जो फिगर फर्स्ट है वहाँ पर पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स दिखाया है इस केस के लिए। हियर OP रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ER और यहाँ पर OP जो है वो है हमारा टोटल एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ER विच इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ओपन पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। ये जो ओपन पॉलीगॉन है उसको ये वाला साइड क्लोज करता है, वो पॉलीगॉन जिसमें n साइड्स है उसको ये वाला जो वेक्टर है ये वाला जो साइड है वो क्लोज करता है, बंद करता है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ER वी रिजॉल्व द वेरियस कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन अलोंग द x and y एक्सिस। अब क्या करेंगे, जो ER का वैल्यू है उसको निकालने के लिए ये जो वेरियस कंपोनेंट्स है पॉलीगॉन का x और y एक्सिस के अलोंग उसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। दिस गिव्स, तो इससे हमें जो है ये दोनों इक्वेशन मिलेगा।
हम क्या करेंगे, ये जो हर साइड है पॉलीगॉन का उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में लिखना है, रिजॉल्व करना है। जब एक वेक्टर जो है ना तो एक्स एक्सिस की तरफ ना ही वाई एक्सिस की तरफ होता है तो हम उधर जो है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जहां पर हमारा एंगल है फाई एंगल, वहां पर हम कोस फाई लिखेंगे उसी वेक्टर पे, और जहां पर एंगल नहीं है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस तब हम साइन फाई लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो ए बी है उधर जो एक्स एक्सिस की तरफ लाइन है उधर हमें लिखना है ई कोस फाई क्योंकि ई हमारा वेक्टर है, और वाई एक्सिस की तरफ वाले लाइन पे लिखना है हमें ई साइन फाई। और उसी तरीके से बी सी वाले वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा ई कोस 2 फाई और वाई एक्सिस की तरफ आएगा ई साइन 2 फाई। और उसी तरीके से ये जो पीथ वेक्टर है उसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे ई कोस पी माइनस 1 फाई और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे ई साइन पी माइनस 1 फाई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है उसको भी x और y कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ये जो वेक्टर है OP वो OX के साथ बीटा एंगल बनाता है, तो ये वाला x एक्सिस हमारा होगा ER कोस बीटा और y एक्सिस हमारा होगा ER साइन बीटा। फिर जितने भी कोस वाले टर्म्स है उसको हमें ऐड करना है और जितने भी साइन वाले टर्म्स है उसको हमें ऐड करना है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दिया है। तो हमें क्या मिलेगा, ई आर कोस बीटा जो है वो ई प्लस ई कोस फाई प्लस ई कोस 2 फाई प्लस सो ऑन ई कोस पी माइनस 1 फाई के बराबर आएगा, और ई आर साइन बीटा जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है वो बराबर होगा 0 प्लस ई प्लस साइन फाई प्लस ई साइन 2 फाई प्लस सो ऑन ई साइन पी माइनस 1 फाई। वो ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नहीं है, तो उसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू डायरेक्ट आएगा ई और वाई एक्सिस पे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। वे बीटा इज द एंगल एक्स ओ पी, और यहाँ पर जो बीटा है वो एंगल एक्स ओ पी है जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। मेट बाय द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विद द एक्स एक्सिस, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। दिस गिव्स द इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और ये जो है हमारे रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज देगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 साइन फाई अपॉन 2 वी फाइंड, मल्टीप्लाई करना है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जितने भी टर्म्स है उसको 2 साइन फाई अपॉन 2 से। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ई जो है वो हर टर्म के साथ प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे, तो बाकी जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। 2 साइन फाई अपॉन 2 से हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। सिंस 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक जो 2 cos a sin b है वो बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी के। और यहाँ पर 2 cos a sin b वाले टर्म्स बहुत सारे हैं, तो उधर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म है उधर तो कोई कोस नहीं है, तो उसको वैसे ही रखते हैं। जो सेकंड टर्म है उधर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो 2 cos फाई साइन फाई अपॉन 2 जो है वो बराबर होगा साइन a प्लस बी। यहाँ पर a एंगल है फाई और b एंगल है फाई अपॉन 2। कितना हुआ, 5 प्लस फाई अपॉन 2 हुआ 3 फाई अपॉन 2, तो हम लिखेंगे 3 फाई अपॉन 2 माइनस साइन a माइनस b। 5 माइनस फाई अपॉन 2 कितना होगा, 1 माइनस हाफ होगा हाफ फाई अपॉन 2। तो हमारा जो 2 cos फाई साइन फाई अपॉन 2 जो है वो बराबर होगा साइन ऑफ 3 फाई अपॉन 2 माइनस
साइन ऑफ फाई अपॉन 2। फिर उसी तरीके से ये जो सेकेंड टर्म है 2 cos 2 फाई साइन अपॉन 2, उधर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो हमें मिलेगा साइन ऑफ 5 पाई अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 2। और ये हमें कैसे मिलेगा, हमें पहले ये दोनों एंगल है उसको सम करना है। तो 2 फाई प्लस 5 अपॉन 2 होता है 5 पाई अपॉन 2, 5 अपॉन 2 पाई नहीं फाई है, ठीक है। तो 5 फाई अपॉन 2 होता है, और जब हम 2 फाई में से 5 अपॉन 2 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से हाफ को निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 फाई अपॉन 2, वही यहाँ पर लिखा है। और उसी तरीके से थर्ड वाले टर्म पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos 3 फाई साइन फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 फाई अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 5 फाई अपॉन 2 के बराबर होगा। और उसी तरीके से ये जो लास्ट टर्म है 2 cos p माइनस 1 फाई साइन फाई अपॉन 2 जो है वो बराबर होगा 2p माइनस 1 अपॉन 2 फाई माइनस साइन ऑफ 2p माइनस 3 अपॉन 2 फाई के। कैसे? क्योंकि जब हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे, फाई को हम कॉमन बाहर निकालते हैं, p माइनस 1 प्लस हाफ जो है वो बराबर होगा 2p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पर p माइनस 1 ब्रैकेट में है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 होगा, विच इज इक्वल टू 2p माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और उसी तरीके से जब हम माइनस करेंगे तो 2p माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2p माइनस 3 अपॉन 2 फाई आएगा। और ये है हमारा सारा न्यू वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड एंड सिंप्लीफाइंग वी फाइंड। यहाँ पर इन वैल्यूज को हमें पुट करना है, ये जो टर्म्स है उसके जगह पे जो हमने फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाला है उसको पुट करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उधर हमने कोई भी चेंज नहीं किया, वो वैसे ही आएगा। यहाँ पर आया है 2er cos बीटा साइन फाई अपॉन 2। फिर उसके बाद 2 साइन फाई अपॉन 2 पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद बाकी के जो टर्म्स है उधर हमें वैल्यूज पुट करना है, इन्हीं वैल्यूज को पुट करके प्लस करना है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था आफ्टर 2 साइन फाई अपॉन 2, उधर जो है एक साइन 3 फाई अपॉन 2 है फॉर्मूला में। और उसी तरीके से सेकेंड वाले टर्म के लिए जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो उधर भी एक माइनस 3 फाई अपॉन 2 है। ये दोनों सम होगा, तो सम होगा तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो कौन सा वाला टर्म बचेगा? माइनस साइन फाई अपॉन 2 वाला टर्म ही बचेगा। और उसी तरीके से अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो साइन फाई अपॉन 2 और माइनस साइन फाई अपॉन 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा साइन 7 फाई अपॉन 2। साइन 7 फाई अपॉन 2 का जो नेगेटिव है वो नेक्स्ट वाले टर्म के फॉर्मूला में आएगा, तो हो जाएगा कैंसिल। और इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला फॉर्मूला दिया है। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाला टर्म है उसका पॉजिटिव वाला टर्म जो है ऊपर वाले फॉर्मूला में प्रेजेंट होगा, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। बचेगा साइन 2p माइनस 1 अपॉन 2 फाई, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में दिया है। माइनस साइन फाई अपॉन 2 बचता है, और पहले हमारे इक्वेशन में भी 2 साइन फाई अपॉन 2 था। जब हम 2 साइन फाई अपॉन 2 में से माइनस साइन फाई अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ साइन फाई अपॉन 2 बचेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन विच इज अवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ फिर उसके बाद हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है, जो कि है साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कोस a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ a भी है और साइन ऑफ b भी है इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या करेंगे, उसके जगह पे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो आएगा 2e साइन ऑफ फाई अपॉन 2 और 2p प्लस 1 अपॉन 2 को जब हम सम करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2
1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, 2p/2 आएगा, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा p। तो a प्लस b के जगह पे आएगा p। 5 दोनों में है, हमने कॉमन निकाला था, तो 5 को वैसे ही लिखना है डिवाइडेड बाय 2, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है वो फॉर्मूला में है। और इसी तरीके से इन दोनों एंगल्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा -p+1 आएगा। तो अगर हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो -p-1 आएगा ब्रैकेट के अंदर। और हमें पता है cos ऑफ -थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर होता है, तो हम माइनस को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो cos ऑफ p-1 आएगा, एंगल हमारा होगा p-1। 2 यहाँ पर फॉर्मूला में है तो 2 वैसे ही आएगा और 5 भी है, ठीक है। तो ऐसे हमें निकालना है, वही फॉर्मूला को पुट किया है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें मिलता है ये वाला इक्वेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, कर देंगे दोनों को कैंसिल, बचेगा ER cos बीटा साइन phi/2 इज इक्वल टू E साइन P phi/2 cos P-1/2 phi, ठीक है। यहाँ पर स्टार इसलिए दिया है क्योंकि हमें बताया है कि हमने यहाँ पर cos -थीटा की जगह पे cos थीटा पुट किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो साइन phi/2 है उसको डिवाइड में लेके जाना है। तो हमारे पास बचेगा ER cos बीटा इज इक्वल टू E साइन P phi/2 cos P-1 phi/2 डिवाइडेड बाय साइन phi/2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। Similarly, multiplying equation number 2 by 2 sin phi/2 and simplifying as explained earlier, we find, उसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 sin phi/2 से उसी टर्म से मल्टीप्लाई करके निकालना है इक्वेशन नंबर 6। यही सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, जहाँ पर भी कोस एंगल है इक्वेशन नंबर 5 में, वहां पर साइन आएगा, बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो ER साइन बीटा जो है वो हमारा बराबर होगा E साइन P phi/2 साइन P-1 phi/2 डिवाइडेड बाय साइन phi/2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6. Squaring and adding the equations 5th and 6th we find, और हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 5th और 6th है उसको स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा ER का स्क्वायर जो कि दोनों में है और कॉमन निकाला है, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू E स्क्वायर साइन स्क्वायर P phi/2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर phi/2, उसको भी कॉमन निकाला है क्योंकि दोनों में है। फिर ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर P माइनस phi/2 प्लस साइन स्क्वायर P माइनस phi/2। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों टर्म 1 होगा। हमारे पास बचेगा ER इज इक्वल टू E साइन P phi/2 डिवाइडेड बाय साइन phi/2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7. The beta is obtained by dividing the equation 6th by equation 5th, which gives, जो बीटा है वो हमें कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5th से डिवाइड करके मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 है हमारा ER साइन बीटा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय ER कोस बीटा, ER और ER हो जाएगा कैंसिल, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा जो है वो 10 बीटा के बराबर होता है। और उसी तरीके से अगर हम राइट साइड वाले टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो E और E होगा कैंसिल, साइन P phi/2 और साइन phi/2 जो है वो दोनों होगा कैंसिल, बचेगा साइन P-1 phi/2 डिवाइडेड बाय कोस P-1 phi/2 विच इज इक्वल टू 10 P-1 phi/2।
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 ऑफ बीटा इज इक्वल टू 10p माइनस 1 फाई अपॉन 2। 10 और 10 दोनों साइड्स पे है, हो जाएगा कैंसिल, या अगर हम एक 10 का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स और हो जाएगा दोनों कैंसिल। तो हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 फाई अपॉन 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 8। इन केस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इज व्हेन p टेंड्स टू इंफिनिटी और p इज वेरी वेरी लार्ज। और स्पेशल इंटरेस्ट का एक केस है जब p इंफिनिटी के बराबर होता है या p बहुत ही बिग नंबर होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ वेव्स है जो सुपर इम्पोज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, इंफिनिटी के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, इन सच ए केस द पॉलीगॉन OABEDP बिकम्स आर्क OLP। उस केस में ये जो पॉलीगॉन है वो एक आर्क बन जाएगा, एक सर्कल है उसका पार्ट बन जाएगा, सर्कल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं, OLP बन जाएगा ये जो पॉलीगॉन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर फिगर सेकंड में दिखाया है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय द कॉट OP ऑफ द सर्कल। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कॉट OP जो है सर्कल का वो देगा, यहाँ पर OP कॉट बन जाएगा फिर इस सर्कल का, ठीक है। तो ये जो कॉट है वो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा। The tangents to the arc OLP at O and P meet at M। और जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे इस सर्कल पे, O वाले पॉइंट पे जो टच करेगा टेंजेंट और P वाले पॉइंट पे जो टच करता है टेंजेंट, वो दोनों जो है इंटरसेक्ट करता है पॉइंट M पे मीट करता है। From the symmetry of the figure we find that angle OP इज इक्वल टू एंगल MPO। और ये जो फिगर का सिमेट्री है उससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स है दैट इज एंगल O और एंगल P, वो दोनों इक्वल होगा और वो दोनों जो है वो बीटा के बराबर होगा। ये POX वाला एंगल है वो तो बीटा के बराबर है ही, पहले वाले कंडीशन में था, हमने कंसिडर किया था। अब ये वाला एंगल भी जो है वो बीटा के बराबर होगा, तो बराबर होगा ये दोनों एंगल सिमेट्री से। देयरफॉर एंगल PMX विच इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्राइंगल OMP, और ये जो एंगल PMX है ये एक्सटर्नल एंगल है, M वाला एंगल जो है ये जो है 2 बीटा के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। आल्सो एंगल OCP इज इक्वल टू 2 बीटा, और उसी तरीके से जो एंगल है OCP यानी कि ये जो C पे एंगल है वो 2 बीटा के बराबर होगा। हमें पता है ये जो एंगल है वो बीटा है और दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस बीटा होगा। और उसी तरीके से CP भी परपेंडिकुलर है हमारा PM से, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस बीटा होगा। तो इस ट्राइंगल में PCO में सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 होगा, तो 90 माइनस बीटा 90 माइनस बीटा प्लस C एंगल जो है वो 180 के बराबर है। तो उसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो C एंगल है वो हमें 2 बीटा के बराबर मिलेगा। नोट दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और यहाँ पर हमें ये भी नोट करना है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, दोनों रेडियस। नाउ इफ R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन अगर R जो है वो सर्कल का रेडियस है तो हमारा जो 2 बीटा है, 2 बीटा जो है इस वाले पोर्शन के एंगल को दिखाता है। तो हमें पता है जो एंगल थीटा है वो L हमारा आर्क का लेंथ है, जहां पर जो कि इस केस में आर्क OLP होगा डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल R है, ठीक है। तो जो 2 बीटा है वो L अपॉन R के बराबर होता है, जहां पर L जो है वो आर्क है हमारा और R जो है रेडियस है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। इफ E बी द amplitude of each of the P waves superimposing on one another, अगर E जो है वो amplitude है हर P waves का जो कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है, देन OLP जो है वो PE के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर वेव का एम्पलीट्यूड E है। कितने वेव्स है? P वेव्स है, तो OLP जो आर्क है वो उन्हीं वेव्स ने तो बनाया है, तो
इन्हीं एम्पलीट्यूड ई वाले एम्पलीट्यूड वाले वेव्स ने तो बनाया है, तो जो OLP है वो PE के बराबर होगा। तो हमारा जो 2 बीटा है वो PE अपॉन R के बराबर होगा और बीटा जो है वो PE अपॉन 2R के बराबर होगा और 2R हमारा PE अपॉन बीटा के बराबर होगा। बस साइड चेंज किया है, बाकी सारी चीजें सेम है। नाउ इन ट्राइंगल OPC एज शोन इन फिगर 3, अब ये जो ट्राइंगल OPC है इसी ट्राइंगल को हमने बाहर निकाला है, ठीक है। वी हैव जो OP लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ON के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया है इस ट्राइंगल को बीटा बीटा करके। ये हमारा मिड पॉइंट है n हमारा मिड पॉइंट है, तो जो OP डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ ON के बराबर होगा और जो ON है वो हमारा बराबर होगा OC साइन बीटा के। और हमें पता है कि जो OC है वो R के बराबर है, तो R साइन बीटा के बराबर होगा। बट OP इज इक्वल टू ER, जो OP है वो हमें टोटल एम्पलीट्यूड देता है ER एंड 2R फ्रॉम इक्वेशन 9, और इक्वेशन 9 में से हमने 2R का भी वैल्यू निकाला है, दैट इज PE अपॉन बीटा इज इक्वल टू PE अपॉन बीटा यहाँ पर लिखा है। तो जो OP होगा वो बराबर होगा, ये वाला जो टर्म है वो बराबर होगा ER PE साइन बीटा अपॉन बीटा के, ठीक है। राइटिंग PE इज इक्वल टू E नॉट, अगर हम PE के जगह पे E नॉट लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ER इज इक्वल टू E नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा होगा। दस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन, और यही है हमारा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का। इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय बीटा, और ये जो है बीटा पर डिपेंड होता है, एंगल पर डिपेंड होता है, फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव के एंगल पर डिपेंड होता है। द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज गिवन बाय, और जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के इस टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है, तो I हमारा बराबर होगा ER स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, और वो हमारा बराबर होगा E नॉट स्क्वायर जो है वो भी एक इंटेंसिटी है I नॉट के बराबर है, जो कि और उसको हम इक्वेशन नंबर A कंसिडर करते हैं, ठीक है। Now the phase difference of 2 pi corresponds to the path difference of lambda. Therefore, the phase difference of 2 beta is equivalent to the path difference. तो जो phase difference 2 beta है, यहाँ पर beta हमारा phase difference है ना, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा path difference delta is equal to 2 beta into lambda upon 2 pi. लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B ऑफ द स्लिट विच हैज ऑलरेडी बीन प्रूव, जो है वो इक्वल होता है B साइन थीटा के। जो पाथ डिफरेंस है उसको हमने निकाला था पहले वाले वीडियोस में, वो बराबर होता है B साइन थीटा के। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में हमने निकाला है, ठीक है। तो B साइन थीटा जो है वो 2 बीटा लैम्डा अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो जो 2 बीटा है वो हमारा बराबर आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा B साइन थीटा के। 2 दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसल। बीटा हमारा बराबर आएगा पाई अपॉन लैम्डा B साइन थीटा के, और ये है हमारा इक्वेशन B। Thus the value of phase beta depends on the angle of diffraction theta, और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो फेज डिफरेंस बीटा का वैल्यू है वो थीटा एंगल पे, डिफ्रैक्शन एंगल थीटा पे डिपेंड होता है। फिगर B रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो फिगर B है वो हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, और ये जो फिगर है वो ग्राफ है साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर का एज अ फंक्शन ऑफ बीटा और साइन थीटा, जो कि बीटा का फंक्शन है या साइन थीटा का फंक्शन है, विच हैज नॉट बीन डिपेक्टेड इन द फिगर, जो कि इस फिगर में नहीं लिखा है, ठीक है। द फर्स्ट मैक्सिमम इज लोकेटेड एट P, और हमें पता है कि जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो
P पे लोकेट होगा। नियर द पॉइंट P द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज 0 और पॉइंट P के पास जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो 0 के बराबर होगा। Therefore बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा B sin थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो ये जो बीटा है वो भी 0 को टेंड करेगा क्योंकि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि जब बीटा 0 को जाएगा तो साइन ऑफ लिमिट्स ऑफ बीटा टेंड्स टू 0, साइन ऑफ बीटा अपॉन बीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बीटा 0 को जा रहा है तो साइन ऑफ बीटा अपॉन बीटा जो है वो 1 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने साइन ऑफ बीटा अपॉन बीटा का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू 1। तो आई नॉट के बराबर होगा, यानी कि जो इंटेंसिटी है गिवन बाय द इक्वेशन ए, ये है हमारा इक्वेशन ए, वो जो है मैक्सिमम होगा। पॉइंट पी पे हमें मैक्सिमम मिलता है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम। द फर्स्ट मिनिमम विल बी लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ पी और पी के दोनों साइड पे हमें फर्स्ट मिनिमम मिलेगा वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू 0, जहां पर इंटेंसिटी जो है वो 0 के बराबर होगा और वेयर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, या जहां पर साइन ऑफ बीटा जो है वो 0 के बराबर होगा। इंटेंसिटी जो है वो साइन ऑफ बीटा पर डिपेंड होता है, तो इंटेंसिटी 0 है उसका मतलब है साइन ऑफ बीटा जो है वो 0 है। तो साइन ऑफ बीटा कब 0 होता है? जब बीटा एंगल जो है माइनस या प्लस पाई के बराबर होता है, तो इस एंगल पे हमें मिनिमम मिलेगा। आफ्टर दैट अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस सेकेंडरी मिनिमा आर लोकेटेड। फिर फर्स्ट मिनिमा के बाद हमारे पास जो है इक्वली स्पेस्ड सेकेंडरी मिनिमा हमें देखने को मिलता है। द लोकेशन ऑफ मिनिमा बीइंग एट, और जो मिनिमा है वो हमें कौन से पॉइंट्स में देखने को मिलेगा? दैट इज बीटा जब प्लस माइनस 2 पाई हो या प्लस माइनस 3 पाई हो and so on. The secondary maxima are not located halfway between the consecutive minima. अब ये जो consecutive minima है, दो मिनिमास के बीच में सेंटर में ही हाफ वे में ही हमें सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं मिलता है। उनका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हमें इस रिलेशन ए का यूज करके निकालना है, ठीक है। ये एंगल हमें बताएगा ये कहाँ पर होगा, ठीक है, बीटा एंगल। सेकेंडरी मैक्सिमा, अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा को देखते हैं जो कि हाफ वे में नहीं होता है। फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव, इक्वेशन नंबर ए से हमें पता है कि जो आई है वो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ अगर हम इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी आई अपॉन डी बीटा इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट को वैसे ही रखना है क्योंकि हमने बीटा के साथ डिफरेंशिएट किया है। u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u, v को वैसे ही रखना है, माइनस u को वैसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v करना है डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर किया है। साइन स्क्वायर बीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें मिलेगा 2 साइन बीटा और साइन बीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस बीटा। फिर उसके बाद हमें लिखना है माइनस साइन स्क्वायर बीटा को वैसे ही रखना है, बीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो होगा बीटा पावर 4। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ बीटा अपॉन बीटा दोनों इक्वेशन में है तो उसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे, 2 को भी बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा बीटा कॉस बीटा अपॉन बीटा का स्क्वायर। जब हम नीचे में से जो एक बीटा है उसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर जो है वो बीटा क्यूब बचेगा, लेकिन ऊपर जो बीटा है उसको कैंसिल करके हमने बीटा स्क्वायर को रखा है। नाउ फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? जो डी आई अपॉन डी बीटा है वो 0 के बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फेस एंगल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब 2 आई नॉट तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 2 0 के बराबर नहीं हो सकता है, जो इनिशियल इंटेंसिटी पहले इंटेंसिटी था वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये साइन बीटा अपॉन बीटा 0 के बराबर होगा, या तो क्योंकि यहाँ पर इनटू है, या तो
ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर b साइन बीटा नहीं, b कोस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस साइन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये जो है मिस प्रिंट हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बीटा है अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो बीटा इंटू 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो साइन ऑफ बीटा जो है वो 0 के बराबर आता है। यहाँ पर बीटा कॉस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस साइन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अगर हम माइनस साइन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों साइड पे बीटा स्क्वायर है तो हो जाएगा कैंसल। हमें मिलेगा बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। और अगर हम कोस बीटा का साइड चेंज करेंगे तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा इज इक्वल टू बीटा आएगा। और हमारा जो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा है उसकी जगह पे हम 10 बीटा भी लिख सकते हैं। तो 10 बीटा जो है वो बीटा के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है 10 बीटा इज इक्वल टू बीटा। सिंस साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 गिव्स द पोजीशन ऑफ मिनिमा, हमने पहले किया था जब साइन ऑफ बीटा 0 के बराबर होता है तब हमें मिनिमा मिलता है, एक्सेप्ट फॉर व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0। जब बीटा जो है वो 0 के बराबर होता है तब तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलता है। Therefore, the values of beta satisfying tan of beta is equal to beta can be obtained graphically by plotting y is equal to beta and y is equal to tan of बीटा। तो जो वैल्यू है बीटा का वो हमें कैसे मिलेगा, हमें जो है ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू बीटा पुट करके और y इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा पुट करके ग्राफ को प्लॉट करना है। द प्लॉट y इज इक्वल टू बीटा गिव्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू द x एक्सिस एट 45 डिग्री। और जो प्लॉट है y इज इक्वल टू बीटा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है जो कि ओरिजिन से पास होता है और वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है, इंक्लाइन होता है, एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ और वो एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, पहला कंडीशन हमने किया। और दूसरा कंडीशन है y इज इक्वल टू 10 बीटा। जब y इज इक्वल टू 10 बीटा पुट करके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इन्फिनाइट ब्रांचेस देखने को मिलता है जिसके साथ एसिम्प्टोट्स भी होता है। एसिम्प्टोट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कर्व के साथ कभी नहीं मिलता, यानी कि जो कि कर्व के साथ इन्फिनिटी पे मिलता है, कर्व के साथ पैरेलल होता है। जैसे कि इस कर्व के साथ ये लाइन पैरेलल है, कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो हमारा आइसोम्टोट्स है। तो हमें जो है इन्फिनाइट ब्रांचेस देखने को मिलता है जो कि जिसके पास आइसोम्टोट्स भी होता है और वो हमें मिलता है बीटा इज इक्वल टू प्लस पाई अपॉन 2। जब वैल्यू पाई अपॉन 2 होता है या 3 पाई अपॉन 2 होता है या 5 पाई अपॉन 2 सो ऑन, या माइनस पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 2 माइनस 5 पाई अपॉन 2 सो ऑन है, उधर हमें ये जो ब्रांचेस है वो देखने को मिलता है। सी फिगर 4, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा द वैल्यू ऑफ बीटा अप्रोचेस प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 5 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2p प्लस 1 पाई अपॉन 2 एक्सेट्रा। यहाँ पर हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो बीटा का वैल्यू है वो होना चाहिए, वो अप्रोच करना चाहिए 3 पाई अपॉन 2 को या 5 पाई अपॉन 2 को या 2p प्लस 1 पाई अपॉन 2 को। Thus for the first secondary maximum बीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, जब बीटा जो है 3 पाई अपॉन 2 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट, ये हमारा इंटेंसिटी है, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा का स्क्वायर। बीटा की जगह पे हमें लिखना है 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 2 का वैल्यू हमें लिखना है डिवाइडेड बाय 3 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4 आई नॉट अपॉन 9 पाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.045
आई नॉट। एंड फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमम, जो सेकेंडरी मैक्सिमम है, ये है हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी मैक्सिमम जो है वो हमें 5π/2 पे मिलेगा, और जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें 0.016 आई नॉट पे सेकेंडरी मैक्सिमम पे इंटेंसिटी जो है इतना मिलेगा, 0.016 आई नॉट। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होता जा रहा है एज द ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इंक्रीजेस। जितना सेकेंडरी मैक्सिमम का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है उतना इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और सेकेंडरी मैक्सिमम जो है वो हमें 3π/2 5π/2 पे मिलता है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।